हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। आज हमारी 9th क्लास होने वाली है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। पिछली क्लास में हमने इंसोलेशन एंड टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, यानी सूर्यताप और तापमान के बारे में पढ़ा था। आई होप आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, आप लोगों को क्लासें अच्छी लग रही होंगी। ठीक है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, आपका जो रिस्पॉन्स है वो लगातार कम होता जा रहा है। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि जब भी मैं या फिर कोई भी टीचर एक नया बैच शुरू करता है तो पहले पहले रिस्पॉन्स अच्छा आता है, क्योंकि ये क्रेज होता है। बाद में वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। आपको वो क्रेज को बनाए रखना है, क्योंकि अगर आपको कुछ सीखना है तो उसमें एफर्ट्स करने होंगे, मेहनत करनी होगी। शुरू के एक दो चैप्टर या शुरू में मन लग जाता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो चीज़ बोरिंग होने लगती है, क्योंकि ये मतलब एक ह्यूमन टेंडेंसी है। ठीक है, लेकिन आपको अगर अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा, एफर्ट्स के साथ पढ़ना होगा। ठीक है, और साथ साथ आप वीडियोस को शेयर भी कीजिए, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा, व्यूज अच्छे नहीं आएंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरा मोटिवेशन नहीं बन पाएगा। मेन बात इसमें मोटिवेशन की ही है। ठीक है, अगर मोटिवेशन अच्छा नहीं बन पाएगा तो मैं क्लासेस उतनी अच्छी नहीं करा पाऊंगा। ठीक हो गया। उसके अलावा क्लासेस आजकल हफ्ते में एक ही आ पा रही है, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूलिंग है। धीरे धीरे मैं इसको बढ़ाऊंगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं नोट्स पे कि नोट्स कैसे बनाएं, वो भी एक क्लास लाने वाला हूँ बहुत जल्द, उसको मैं लेके आऊंगा। उसके अलावा भी जो भी आपकी एमसीक्यू वाले, काफ़ी लोगों का डाउट था कि एक एमसीक्यू क्लास करा दीजिए, तो जितने चैप्टर अब तक हो चुके हैं वो उनकी मैं अलग से एमसीक्यू करा दूंगा। ठीक है, लेकिन वो आपकी सितंबर फर्स्ट वीक के आसपास आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको रिवीजन करते रहिए, आगे की क्लास देखते रहिए। तो तब तक हम क्या करते हैं, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एक बार उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हमने इंसुलेशन एंड टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। इसमें सबसे पहले मैंने ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का डिफरेंस बताया था। मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ गर्म हो रही है और बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, ठीक है, मीडियम नहीं है, तो वो रेडिएशन होता है। जैसे अगर सन से जो लाइट आती है पृथ्वी पर, वो रेडिएशन है। ठीक है, वैसे ही अगर ये आग है, ये इसको गर्म कर रही है, तो यहाँ पे क्या है, ये रेडिएशन है। दूसरी बात इसमें कि कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन जिसको हम चालन कहते हैं, ठीक है, रेडिएशन जिसको हम विकिरण कहते हैं, ये मैं पहले बता चुका था आपको पिछली क्लास में। कंडक्शन चालन में क्या होता है, जब जैसे लोहे का, आपने देखा होगा कि लोहे का बर्तन है, जिसको गर्म कर रहे हैं तो इसका हैंडल भी गर्म हो जाता है, तो ये चालन है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि गर्म जो है इसको किया जा रहा है, इस वाले एरिया को, आग का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ये गर्म हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, चालन की वजह से। कन्वेक्शन क्या होता था, जिसको हम संवहन कहते थे। इसमें मैंने बताया था कि जैसे ये पानी के मॉलिक्यूल नीचे गर्म हो रहे हैं, तो ये धीरे धीरे गर्म मॉलिक्यूल ऊपर जाते रहते हैं और ठंडे मॉलिक्यूल नीचे आते रहते हैं, तो ये एक दूसरे को ये हीट ऐसे ट्रांसफर करते रहते हैं, जिसको संवहन करते हैं। इसी में मैंने एटमॉस्फेयर के बारे में बताया था कि जो सूर्य की रोशनी जो आती है, ये रेडिएशन के थ्रू आती है, और ये क्या करती है, सीधे अर्थ को, इसको गर्म करती है। ठीक है, बीच में एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं करती है, क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें ज्यादातर जो गैसें हैं वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। किसके लिए, रेडिएशन के लिए। उसके बाद क्या होता है कि जो ये जिस वाले इलाके में ये गर्म किया सूर्य की रोशनी ने, ये धीरे धीरे हीट को ऐसे फैलाता है। तो जो कंडक्शन काम करता है फिर वहां पे, यानी चालन काम करता है। चालन के थ्रू जो हीट जो है एक दूसरे एरिया में ट्रांसफर होती रहती है, यानी जहाँ पे छाया है वहां पे भी ये गर्मी हो जाती है, क्योंकि हीट धीरे धीरे ट्रांसफर होती रहती है। फिर क्या होता है कि इसके ऊपर हवा है, ईयर है। तो ईयर क्या करती है, ईयर के मॉलिक्यूल इस ग्राउंड को टच करते हैं, टच करने से गर्म हो जाते हैं, और धीरे धीरे ये ऊपर जाते रहते हैं, ठंडे मॉलिक्यूल नीचे आते रहते हैं। इस तरीके से एटमॉस्फेयर गर्म होता है, कन्वेक्शन यानी संवहन के थ्रू। ठीक है, ये मैं बता चुका था। उसके बाद हमने ड्राई ईयर और मॉइस्ट ईयर, यानी शुष्क हवा और जो नम हवा है, इसके बीच का डिफरेंस देखा था। मैंने बताया था कि जो ड्राई ईयर है, ये कंडक्शन और कन्वेक्शन से ही गर्म हो सकती है, क्योंकि इसमें केवल गैसेस हैं, और गैस जो है वो रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट होती है। ये मैंने पहले आपको बता चुका था। लेकिन मॉइस्ट ईयर जो है वो तीनों तरीके से गर्म हो सकती है, क्योंकि इस मॉइस्ट ईयर में आप क्या है, वाटर वेपर है, और वाटर वेपर क्या होता है, सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसलिए जो मॉइस्ट ईयर है वो रेडिएशन के थ्रू भी गर्म हो सकती है। ठीक। अब दोनों हवाएं मैंने बताया था एडियाबेटिक प्रोसेस से गर्म हो सकती हैं। एडियाबेटिक मैंने प्रोसेस बताई थी, क्या होता है कि अगर ये एक स्लोप है, यानी पहाड़ का एक स्लोप है, इसमें जब एक गर्म, इसमें मतलब जैसे कोई भी हवा ऊपर चढ़ती है कि ये ठंडी हो जाती है। क्यों, क्योंकि जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं तो मौसम ठंडा हो जाता है, तो ऐसे ही ये ठंडी हो जाती है, और ये ऐसे ही नीचे को उतरती है तो गर्म हो जाती है। तो पृथ्वी की, सॉरी, ये पहाड़ के स्लोप पर ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने में जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसी को एडियाबेटिक प्रोसेस कह रहे थे। और ये ड्राई एयर और मॉइस्चर दोनों में काम करते हैं। ठीक है। उसके अलावा सूखी हवा हमने पढ़ा था कि जल्दी गर्म होती है और उतनी जल्दी ठंडी होती है, और जबकि सूखी हवा के मुकाबले मॉइस्ट हवा जो है वो देर में गर्म होती है, और इसमें ठंडे होने में भी समय लगता है। कैसे होता है मैंने पहले इसमें समझा चुका हूँ। ठीक है। उसके बाद देखो, इंसोलेशन के बारे में पढ़ा था, तो मैंने बताया था इंसोलेशन कुछ नहीं है कि जो सूर्य की रोशनी जिस भी इलाके में आ रही है, ये सूर्य की रोशनी ही एक्चुअल में इंसोलेशन है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका था। उसके बाद हमने देखा था कि विषुवत रेखा पे सौर किरणें जो है लंबवत पड़ती हैं पूरे साल, इसलिए अधिकतम सूर्यताप यानी अधिकतम इंसोलेशन जो है वो इक्वेटर वाले एरिया पे होता है, और धीरे धीरे पोल की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो ये सूर्यताप की मात्रा घटती जाती है। ठीक है।
उसके बाद हमने ये भी देखा था कि इसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। पहला हमने एंगल पढ़ा था, क्योंकि अगर जिस एरिया पे लंबवत होंगे यानी बिल्कुल परपेंडिकुलर ये पड़ेगा तो यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, ठीक है, मैक्सिमम इंसोलेशन होगा। और जैसे जैसे इसकी रेडिएशन सॉरी इसकी जो एंगल है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, जो आपका इंसोलेशन है वो भी कम होता जाएगा, ठीक है। उसके अलावा लेंथ ऑफ डे पढ़ा था। जैसे मैंने बताया था कि अगर समर है यानी गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में डे की जो लेंथ होती है वो बड़ी होती है, तो इसलिए इंसोलेशन ज़्यादा होता है, जबकि ठंड में जो है जो डे की लेंथ है वो छोटी होती है, तो इंसोलेशन भी कम होता है। उसी तरीके से एटमॉस्फेरिक क्लियरिटी के बारे में बताया था कि आसमान में जो बादल है अगर लग जाएंगे तो इंसोलेशन कम आएगा, और इसी बार सूर्य की रोशनी कम पहुंचेगी, और ये बादल हट जाएंगे तो सूर्य की रोशनी ज़्यादा पहुंचेगी। तो इस तरीके से ये इफेक्ट करता है कि उसको जो इंसोलेशन को। उसके अलावा सरफेस डिफरेंस में मैंने बताया था कि अगर सरफेस में जैसे फॉरेस्ट है, पेड़ है, तो क्या होगा, इंसोलेशन धरती पे कम पहुंच पाएगा, तो इस तरीके से इफेक्ट करता है। ये चार्ट भी मैंने अच्छे से समझाया था कि ये कितने डिग्री पे कैसे कैसे है, ये मैं इसको समझा चुका था, ठीक है। उसके बाद हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था कि टेम्परेचर क्या होती है, ये ऊष्मा का माप है, ठीक है। ये एक तरीके से ऊष्मा की जो तीव्रता है वो है, यानी हीट, ठीक है। उसके अलावा आइसोथर्म लाइन मैंने बताया था कि आइसोथर्म लाइन क्या होती है, कि ये जिन जिन इलाकों में समान टेम्परेचर है एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाती है, वही आइसोथर्म लाइन कहलाती है, ठीक है। और ये जो है अक्षांशों के समानांतर है, जैसे ये अक्षांश है इनके समानांतर है। और इसके अलावा जल व स्थल में इसमें मोड़ आ जाते हैं, क्योंकि जल का टेम्परेचर और स्थल का टेम्परेचर दोनों का अलग अलग होता है, तो इसलिए कई कई जगह समुद्र में मुड़ जाती है। उसके बाद मैंने डेली टेम्परेचर वेरिएशन बताया था कि क्या जैसे दिन में जो होता है, एक समय ऐसा आता है जब मिनिमम टेम्परेचर हो और एक समय आता है मैक्सिमम टेम्परेचर हो, ठीक है। तो इसी के डिफरेंस को दैनिक तापांतर यानी डेली टेम्परेचर वेरिएशन कहते हैं, ये हमने बता चुके थे, ठीक। उसके अलावा मैं समझा चुका था कि दोपहर 12 बजे अधिकतम इंसोलेशन होने के बावजूद भी उच्चतम तापमान 2 से 4 बजे तक रहता है, क्योंकि अर्थ जो है गर्म होने में टाइम लगाती है। वैसे ठंडे होने में भी टाइम लगाती है, तो सुबह के 4-5 बजे अर्थ सबसे ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। इसको टेम्परेचर एनोमली भी कहते हैं, ये भी पूछा गया था एक बार, टेम्परेचर एनोमली, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है इसको। उसके अलावा ये सब मैं आपको बता चुका था कि क्या क्या पॉइंट है, कैसे पहाड़ों में, रेगिस्तान में, कैसे कैसे बर्फ वाले इलाकों में काम करता है, वो बता चुका था। वार्षिक तापमात्रा यानी एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन क्या होता है, ये भी बता चुका था कि जो मतलब पूरे साल में एक महीना ऐसा होता है जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और एक महीना ऐसा होता है जहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर होता है। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन कहते हैं, ये मैं अच्छे से आपको समझा चुका था, ठीक है। तो ये अलग अलग हो सकता है कर्क रेखा, मकर रेखा और इक्वेटर के टाइम पे। इक्वेटर पे तो ज़्यादातर एनोमली नहीं होती है, यानी वार्षिक टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर एक जैसा ही बना रहता है, ठीक है, 12 महीने। लेकिन कर्क रेखा पर जनवरी में न्यूनतम तापमान होता है, मई में अधिकतम तापमान होता है। वैसे ही अगर हम मकर रेखा पे यानी कैप्रिकॉन पे चले जाएं तो वहाँ पे ये महीने चेंज हो जाएंगे। ये सब हम पढ़ चुके थे इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हमने टेम्परेचर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि जैसे लैटिट्यूड है, कि लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग टेम्परेचर अलग अलग होता है, जैसे इक्वेटर पे ज़्यादा होता है और फिर सब ट्रॉपिकल एरिया में उससे कम होता है, फिर ऊपर को पोलर एरिया में कम होता जाता है। उसके अलावा अल्टीट्यूड हमने पढ़ा था कि जैसे मैंने बताया था कि पहाड़ों की चोटी पर जैसे कम टेम्परेचर होता है, ज़्यादा अल्टीट्यूड होगा तो कम टेम्परेचर होगा, कम अल्टीट्यूड होगा तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ये मैं बता चुका था। उसके अलावा डिस्टेंस फ्रॉम सी से इफेक्ट पड़ता है, अगर समुद्र किनारे कोई शहर बसा है या कोई एरिया है तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम होगा, और इससे जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतना उतना वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ईयर मासेस और विंड के बारे में बताया था मैंने कि कैसे ईयर मास और विंड्स खुद ही गर्म या ठंडी होती हैं, तो जहाँ भी ये चलती हैं वो क्या करती है, उस इलाकों भी गर्म या ठंड बना देती है, यानी टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ता है। ओशियन करंट भी मैंने बताया था कि कुछ धाराएं यानी कुछ ओशियन करंट वार्म है, कुछ कोल्ड हैं, तो वो जहाँ जहाँ चलती हैं वैसा मौसम में यानी टेम्परेचर में इफेक्ट डालती है, ठीक है। उसके अलावा मैंने थर्मल इन्वर्जन बताया था कि क्या होता है, कि नॉर्मली हम जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर को जाते हैं तो वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि जैसे जैसे हम ऊपर को जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम होने के बजाय बढ़ने लगता है, तो इस कंडीशन को थर्मल इन्वर्जन यानी तापीय उत्क्रमण कह रहे थे। और इसके लिए मैंने परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए मैंने बता दिया था कि विंटर में ये आइडियल कंडीशन होती है इसके लिए, जो लंबी रातें हो, शीतकालीन रातें हो, साफ ताप आकाश हो, ताकि सारी हीट जो है ऊपर चली जाए। और उसके अलावा अगर बर्फ पड़ी हो तो उससे और अच्छा हो जाता है, क्योंकि बर्फ जो है सतह को बहुत ठंडी बनाए रखता है, जबकि ऊपर जो है वो धीरे धीरे गर्मी होती है, तो ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हीट बजट के बारे में मैंने बता दिया कि हीट बजट क्या है। एक जैसे हम इकोनॉमिक बजट पढ़ते हैं वैसे हीट बजट भी है, यानी पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी कितनी आ रही है और कितनी वापस जा रही है, इन दोनों के बीच के बैलेंस को ही हम हीट बजट कह रहे थे। और मैंने ये भी बताया था कि जो प्रकृति है उसने एक ऐसा बैलेंस बना के रखा है कि हम जितनी आती है उतनी ही वापस चली जाती है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर लगातार बना रहता है, यानी जो 15 डिग्री सेल्सियस है एवरेज टेम्परेचर, वो लगातार बना रहता है, ठीक है। ये हम मैं बता चुका था आपको कैसे कैसे होता है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल करके भी यहाँ पे मैंने इजीली आपको बता दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो चैप्टर था इंसुलेशन एंड टेम्परेचर वाला, ये कंप्लीट हो चुका था। और आज हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, ठीक है। चलो देख, अब देखो होता क्या है, दो टर्म यहाँ पे होते हैं, एक होता है एयर प्रेशर जिसको हम वायुदाब कहते हैं, एक होता है वायुमंडलीय दाब।
वायुमंडलीय दाब। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं और ये एयर प्रेशर है। दोनों डिफरेंस है, कैसे वो अभी हम अच्छे से इसको समझेंगे। देखो, पहली बात हम एयर प्रेशर समझते हैं, जो नॉर्मल साइंस के टर्म में होता है। आपने साइंस की किताब में भी पढ़ा होगा कि एयर प्रेशर क्या होता है। कुछ नहीं होता कि मान लिया किसी भी इलाका, कोई भी क्षेत्र है, कोई भी इलाका है, ये खुला हो सकता है, बंद हो सकता है, नहीं कमरा हो सकता है या फिर ग्राउंड हो सकता है, तो इसमें कहीं ना कहीं ईयर है। ठीक है, ईयर की ऐसे पॉकेट बने हुए हैं, ईयर है। और ईयर आपको पता है कि ईयर ऐसी, मतलब ऐसी ना होके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ईयर के, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनसे मिलके जो है ईयर बनी रहती है। ठीक है, अब क्या करती है ये जो ईयर है, इस वाली लेयर पे ये अगर सरफेस है, तो इस पे क्या कर रही है, एक तरीके से फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी समझ लो आप, जैसे आप गुब्बारे में हवा भरते हो तो गुब्बारा फूलता जाता है, फूलता जाता है, क्यों? क्योंकि उस पर एक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, और जैसे क्या होता है कि वो आप उस पर हवा और ज्यादा भरते हो तो फट जाता है। फटता किसकी वजह से? उस फोर्स की वजह से जो आपने हवा के थ्रू उसमें लगाया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हवा है वो ऑटोमेटिक क्या करती है, कहीं ना कहीं एक फोर्स जनरेट कर रही है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा जब आपके घर में पंखा घूमता है तो चीजें उड़ने लग जाती हैं। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी चीज जो है अगर रेस्ट में है तो वो तब तक मूवमेंट में नहीं जा सकती जब तक उसको फोर्स नहीं लगता। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ईयर में जो है वो फोर्स होता है, एक बल होता है। ठीक है, तो ईयर जो है एक फोर्स लगाती है किस पे? इस सरफेस पे। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ईयर द्वारा जो लगाया गया फोर्स है वही ईयर का प्रेशर है, यानी ईयर प्रेशर है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में वायु दाब कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये मैंने बताया खुले इलाके में भी हो सकता है, बंद इलाके में भी हो सकता है। बंद मतलब ये कमरे में भी अलग एयर प्रेशर होगा, ग्राउंड है तो उसमें अलग एयर प्रेशर होगा। और आपने देखा होगा टायर, जो टायर होता है उसमें भी एयर प्रेशर होता है, गुब्बारे में एयर प्रेशर होता है। इस तरीके से अलग अलग एयर प्रेशर हो सकता है। ठीक है, मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं, तो अगर हम प्रेशर कहना हो तो बल बट्टे क्षेत्रफल यानी फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि हवा के अणुओं द्वारा किसी भी सतह या जगह पर डाला गया दबाव जो है वो वायुदाब कहलाता है। ये खुले और बंद दोनों जगह पे हो सकता है, जैसे कार या साइकिल के टायर के अंदर प्रेशर है, या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया पे। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है आपको पता है कि एयर प्रेशर इक्वल टू है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब ये क्या होता है। अब कुल मिला के हम ये समझ चुके हैं कि एयर प्रेशर क्या होता है, यानी वायुदाब होता क्या है। ठीक है, एयर प्रेशर हम समझ चुके हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे अर्थ है, ठीक है, अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट जगह हैं। डिफरेंट जगह का मतलब ऐसा समझ लो कि कोई इलाका है, मतलब ऐसे ओशियन है यानी समुद्र है, कोई इलाका है रेगिस्तान है यानी डेजर्ट है। ठीक है, और कोई इलाका नॉर्मल इलाका है। ठीक है, और कोई इलाका ऐसे माउंटेनियस है, पहाड़ी इलाका है। तो इन सब में क्या होगा, टेम्परेचर का वेरिएशन होगा, टेम्परेचर अलग अलग होगा। जैसे ओशियन है तो यूजुअली यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, तो मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए 15 डिग्री है। डेजर्ट है तो टेम्परेचर थोड़ी ज्यादा होगा, 25 डिग्री सेल्सियस मान लेता हूँ। ठीक है, ये एग्जांपल के लिए है, कम ज्यादा हो सकता है। नॉर्मली जो है मान लेता हूं मैं कि एक जगह है जहां पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। माउंटेन्स में थोड़ा कम होता है, इसको 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास में मान लेता हूँ। ठीक है, अब इस सब जगह टेम्परेचर अलग अलग है। अब टेम्परेचर जब भी अलग अलग होता है तो एक चीज ध्यान रखना कि क्या वहां पे एयर प्रेशर भी अलग अलग होगा। अब आप बोलोगे कैसे? ठीक है, देखो कि मान लीजिए कोई भी इलाका है, ठीक है, इसमें क्या है, एयर के मॉलिक्यूल है, हवा के मॉलिक्यूल है। अगर इस इलाके में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होगा, ये एयर मॉलिक्यूल जो है ये आपस में गर्म होने लगेंगे, और गर्म होते ही ये मॉलिक्यूल ऊपर उड़ने लग जाते हैं। ठीक है, यानी सरफेस से ऊपर उड़ गए। अब जब ये सरफेस से ऊपर उड़ गए तो यहां पे क्या हो गया, ईयर कम हो गई। कम हो गई, ऑब्वियस सी बात है। जब ईयर कम हो गई तो ईयर से जो फोर्स लगता है वो भी कम हो जाएगा। पंखे से समझ लो, पंखा तेज होता है तो क्या होता है कि एयर प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए चीजें ज्यादा उड़ती हैं। और जो पंखा अगर कम कर दो तो हवा कम हो गई, हवा कम हो गई तो ईयर का प्रेशर भी कम होगा, यानी चीजें उड़ना रुक जाएंगी। वैसे ही अगर यहाँ से हवा गर्म होकर उड़ गई है, ईयर कम हो गई है, ईयर कम हो गई तो जो प्रेशर लगता है जो सरफेस पे वो भी कम हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, टेम्परेचर और एयर प्रेशर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब उल्टे होते हैं, यानी टेम्परेचर ज्यादा है तो एयर प्रेशर कम होगा, और टेम्परेचर कम है तो एयर प्रेशर ज्यादा होगा। इतना समझ गए? इसका मतलब ये हो गया, जहां जहां टेम्परेचर कम है वहां वहां जो है क्या होगा, एयर प्रेशर ज्यादा होगा। अब ये कैसे होता है, जैसे आपने एसी से देखा होगा, एसी की ठंडी हवा है नीचे बैठती है। ठीक है, नीचे बैठेगी यानी सरफेस के ऊपर आएगी तो एयर प्रेशर बढ़ेगा, और जबकि गर्म होगी तो मैंने बताया हवा उड़ जाएगी तो एयर प्रेशर घटेगा। सिंपल सी बात है। तो अब मान लेते हैं इस इलाके में जो अगर 15 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि ऑब्वियसली बात, यहाँ पे कम टेम्परेचर है तो यहाँ पे कम एयर प्रेशर होगा, एयर प्रेशर भी कम होगा। यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है
सॉरी टेम्परेचर कम है तो एयर प्रेशर ज्यादा होगा, और यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे क्या होगा, एयर प्रेशर कम होगा। नॉर्मल इलाके में नॉर्मल होगा और माउंटेन्स में 10 डिग्री सेल्सियस में एयर प्रेशर कम होगा। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे अलग अलग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से जो एयर प्रेशर है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दबाव है, वो भी अलग अलग होता है। सिंपल सी बात हो गई। अब आप कहोगे एयर प्रेशर में और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या डिफरेंस है? सिंपल इतना डिफरेंस है। एक तरीके से आप कह सकते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एयर प्रेशर का एक टाइप है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि टायर के अंदर एयर प्रेशर है, गुब्बारे के अंदर एयर प्रेशर है, कमरे के अंदर एयर प्रेशर है। ये एयर प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर नहीं है। जबकि जो वायुमंडल है यानी हमारे जो कह सकते हैं हम वातावरण के आसपास बना है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। डिसाइड कैसे हुआ कि जो एटमॉस्फेयर में है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बाकी जगह जहां जहां भी एयर का प्रेशर है वो एयर प्रेशर। यानी एक तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एयर प्रेशर का सब पार्ट है। ठीक है। दूसरी बात जो मैंने यहाँ पे बताई कि टेम्परेचर अलग अलग होने की वजह से पूरे सरफेस में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी अलग अलग होता है। ठीक है। तो यही हमारा पहला पॉइंट कहता है कि तापमान के असमान वितरण के कारण वायुमंडल पर दबाव बनता है। अब इस चीज को ध्यान से समझना। ठीक है। मैंने ये बताया कि हर जगह पे क्या है, अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो जब भी क्या होता है इस चीज को ध्यान रखना। मान लिया एक जगह यह है ए और एक जगह यह है बी। ठीक है। और मान लेते हैं यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है। ठीक है। तो जहां भी ज्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जहां भी ज्यादा होगा तो क्या करती है पृथ्वी जो है ऐसा बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। हमेशा अर्थ एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेगी, यानी इन दोनों के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बराबर करने की कोशिश करेगी। तो क्या होगा, जहां पे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहां से कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ ये हवा चलने लगेगी, जिससे इन दोनों जगह पे हवा बराबर हो जाए, जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाए। ठीक है। तो इसी वजह से पृथ्वी पर क्या है, हवा चलती है, विंड जिसे हम कहते हैं। अब ध्यान रखना, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल ईयर है। वैसे तो ईयर है लेकिन हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल ईयर को ही हम विंड कहते हैं। विंड और ईयर अलग अलग है। अगर आपको ये लगता है कि ईयर और विंड एक समान है तो नहीं। ईयर जो है वर्टिकल अगर ऊपर को चल रही है तो ये ईयर है, और हॉरिजॉन्टल ये चल रही है तो इसको विंड कहते हैं। ठीक है। अब ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ईयर को हम फील नहीं कर सकते और विंड को हम फील करते हैं। जो चलती है ना, जो हवा चलती है वो एक्चुअली में विंड है, ये हॉरिजॉन्टल है। अगर वर्टिकल जो चलती है उसको हम फील कैसे करेंगे? क्योंकि इंसान हमेशा जो सामने से हवा लगती है उसी को तो फील कर सकता है। ठीक है। तो कुल मिला के जहां भी ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वहां से कम एटमॉस्फेरिक की तरफ हवा चलती है, यानी वो विंड चलती है। ठीक है। अब इसको हम बाद में समझेंगे कि यहां से कैसे और सारी चीजें होती है। कुल मिला के हम ये पहला वाला पॉइंट यहाँ पे समझ चुके हैं कि तापमान के असमान वितरण के कारण वायुमंडल पर दबाव बनता है। ये मैंने पहले बता दिया कि अलग अलग टेम्परेचर है तो उसकी वजह से एयर प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो जनरेट होता है। ठीक है। चलो अब इसमें नेक्स्ट देखो कि सतह या महासागरीय तल के प्रति इकाई क्षेत्रफल वायुमंडल की सभी परतों पर भार जो है वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इंग्लिश में भी इसको देख लो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड एज वेट एक्सर्टेड बाई ऑल लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन द यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस ऑफ द ओशन फ्लोर। सिंपल जो मैंने बताया वही है। यानी एटमॉस्फेयर किसी भी सरफेस पे, या सरफेस है या फिर ओशियनिक फ्लोर है, इसके ऊपर जो है जो ईयर क्या कर रही है, एक वेट लगा रही है, यानी फोर्स जो जनरेट कर रही है, यही जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल है, डेफिनेशन है, इसे भी याद कर लेना। ऐसे के ऐसे ही कोई मिला के समझ तो जरूर लेना, जो है अगर एग्जाम में आएगा तो उसको ऐसे आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बार इसको प्रभावित करने वाले यानी इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो हमने देख लिया कि हवा का तापमान कैसे करता है, वो भी मैंने बता दिया कि अगर तापमान ज्यादा है तो क्या होगा, वहां पे हवा ऊपर उड़ जाएगी, कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और तापमान कम है तो हवा वहां पे सतह पे चिपके रहेगी तो ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। ऊंचाई, अब इसी बात है ऊंचाई। देखो ऊंचाई कैसे करती है इफेक्ट, जैसे ये पहाड़ है। ठीक है। पहाड़ पे क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना, ये ऊंचाई पे है यानी अल्टीट्यूड इसमें ज्यादा है, ज्यादा ऊंचाई पे है। अब यहाँ पे रोल होता है ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन का मतलब गुरुत्वाकर्षण का। ठीक है। क्या रोल होता है देखो, है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था, हवा जो है अर्थ पे कितना प्रेशर जनरेट कर रही है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लेकिन उस ईयर को अर्थ की तरफ जो खींच रही है वो कौन खींच रही है, ग्रेविटेशन फोर्स। क्लियर हुई? यानी ग्रेविटेशन लगातार हवा को खींच रहा है जिसकी वजह से हवा प्रेशर डाल पा रही है। लेकिन है क्या यहाँ पे, अगर इस ग्राउंड पे आ जाओ तो यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा है, और जैसे जैसे हम ऊंचे जाएंगे वैसे ग्रेविटेशन फोर्स कम हो जाएगा। तो ये इस पहाड़ की चोटी पे ग्रेविटेशन फोर्स कम है। कम है तो यहाँ पे क्या है, इस सरफेस की ओर
जो एयर है वो भी कम खिंचाव होगी, यानी यहाँ पे कम एयर होगी, जबकि यहाँ पे एयर ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा हवा को खींच पा रहा है, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स जो है कम है, तो हवा कम खिंचाव हो रहा है। इस वजह से ऊंचाई पर जो है एयर का प्रेशर जो है वो कम होता है, और यहाँ पे ग्राउंड पे एयर प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है। क्लियर हुई कि कैसे ऊंचाई इफेक्ट करती है एयर प्रेशर को? ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, मैं कभी कभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एयर प्रेशर या एयर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि वो फ्लो में आ गया है मेरे। लेकिन आपको ये मैं बता चुका हूँ कि क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या एयर प्रेशर है, वो लगभग एक ही बात है, लेकिन एयर प्रेशर का ही सब पार्ट जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा रहा हूँ, तो ये सारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो और अगर ये देखो, एक्चुअल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो एक एयर प्रेशर है। एटमॉस्फेयर की सभी हवाओं पे एयर द्वारा लगाया गया प्रेशर ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एक टर्म अलग सा आ गया है, इसलिए कभी कभी उसको कंफ्यूज मत करना कि आप कभी एयर प्रेशर कह रहे हैं, कभी एटमॉस्फेरिक, ऐसा कुछ नहीं है। बात मैं उसी की कर रहा हूँ। ठीक है, देखो, तो कुल मिला के हमने समझ लिया ऊंचाई पे कैसे है। देखो दूसरा, देखो जलवाष्प पे, जलवाष्प कैसे करता है, इस चीज के लिए इसे समझो। एक ये स्लाइड है, इसे समझो। देखो, जो एयर द्वारा प्रेशर लगाया गया, ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम ये पढ़ चुके हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी है। ठीक है, वाटर वेपर है। जो वाटर वेपर जो प्रेशर लगाता है उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। क्योंकि वाटर जो है और एयर जो है सेम प्रेशर जनरेट नहीं कर सकते, अलग अलग करेंगे। क्यों अलग अलग करेंगे? क्योंकि इनका वेट ही अलग अलग है। ठीक है, इस पिक्चर में समझो। ठीक है, ये दो जार हैं। ठीक है, इसमें भी एयर है और इसमें भी एयर है। अब इस एयर में क्या है, 100% ह्यूमिडिटी है। 100% ह्यूमिडिटी का मतलब इसमें गैस जीरो है, और जो वाटर वेपर है वो 100% है, सारा इसमें वाटर वेपर है। इस वाली ईयर में 0% ह्यूमिडिटी है, यानी इसमें बिल्कुल भी वाटर वेपर नहीं है। ये ड्राई ईयर है, ड्राई ईयर और मॉइस्ट ईयर समझ लो। ठीक है, अब इसके नीचे अगर देखोगे ना, इसमें लिखा है मास 440, इसमें लिखा है मास 420। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जार सेम है, लेकिन मास का मतलब है कि इसके अंदर कितनी चीजें भरी जा सकती हैं। तो यहाँ पे ज्यादा एयर भरी जा सकती है, लेकिन ये वाली जो एयर है जिस पर 100% ह्यूमिडिटी है, ये कम भरी जा सकती है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी एरिया में जो अगर हम ऐसी गैस को भरें जिसमें 100% ह्यूमिडिटी हो, तो कम गैस आएगी। जबकि अगर खाली ड्राई एयर को भरे तो ज्यादा आएगी। इसका मतलब ये, क्योंकि ज्यादा आ रही है इसीलिए एयर प्रेशर भी इसमें ज्यादा लगेगा, और क्योंकि ये कम आ पा रही है तो इसलिए एयर प्रेशर भी इसमें कम लगेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि सेम ही एरिया में अगर उतना ही वेपर हो, क्योंकि इनका वेट तो बराबर होगा, लेकिन इसमें ज्यादा एयर आ रही है, उसमें जब कम एयर आ रही है। ठीक है, लेकिन दोनों के द्वारा लगाया गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो अलग अलग है। कुल मिला के इतना समझो कि जिस ईयर में वाटर वेपर है वो यूजुअली कम क्या लगाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएगी, और जबकि जिसमें जो ड्राई ईयर है वो ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएगी। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर है? तो इस तरीके से जो जल है, यानी जलवाष्प है, वाटर वेपर है, वो इफेक्ट करता है किसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ग्रेविटेशन फोर्स तो मैंने बता दिया कि कैसे कैसे इफेक्ट करता है, कि ऊपर यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स कम है तो कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नीचे ज्यादा है तो ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब इसको मिटा दो। उसके बाद देखो, ये लिखा है इसने कि वायुमंडल के तल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊंचाई के साथ दबाव कम हो जाता है। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। कह रहा है कि अगर हाइट है, अल्टीट्यूड के साथ क्योंकि ग्रेविटेशन कम हो जाता है, तो जैसे जैसे ज्यादा अल्टीट्यूड होगा तो वहां पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो जाता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब एक वर्ड आया, दाब प्रवणता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। ये क्या होता है? देखो, अब तक हम समझ चुके हैं कि मान लीजिए ऐसे दो एरिया हैं। एक एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज्यादा है और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, ठीक है, यहाँ पे दो ही है, यहाँ पे तीन है, मान लीजिए ज्यादा है, तो मैंने ही बताया था कि बैलेंस बनाने के लिए अर्थ क्या करती है, इन दोनों में बराबर करने के लिए एक जो है हवा चलाती है, यानी यहां से हवा चलेगी किस ओर, कम एयर प्रेशर की ओर। अब ये जब हवा चलेगी तो ये भी तो एयर है एक तरीके से, जिसको हम विंड कह रहे हैं। तो जब ये हवा चलेगी ये भी तो एक फोर्स लगाएगी, लगा रही ना, तभी तो चीजें उड़ा रही है। तो डेफिनेट सी बात है, इसमें क्या है, एक फोर्स है। तो यही फोर्स जो है उसी को हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यानी दाब प्रवणता बल कहते हैं। समझ गए? क्लियर बात हुई? यानी प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, कि दो इलाकों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है उसी को हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहते हैं। क्लियर है? टफ कुछ नहीं था। ठीक है, चलो, अगर कोई यहां से डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप आसानी से मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये एक चीज लिखा है इसने कि ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता 36 से अधिक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसको समझते हैं पहले।
ठीक है। अब यहाँ पे ऊर्ध्वाधर का मतलब आपको पता है, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल, और क्षैतिज का मतलब यहाँ पर होता है कि हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। अब ये कह रहा है कि वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो ज्यादा होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो कम होता है। अब ये आप सोचोगे ये इसका मतलब क्या है और एक्चुअल में है क्या। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने बताया कि जब ऐसे दो इलाकों में जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग है, जैसे यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलेगी, जहाँ ज्यादा है वहां से कम की ओर चलेगी। तो ये जो फोर्स जनरेट हो रहा है यही मैंने बताया प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, पीजीएफ कहते हैं जिसको, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, और ऐसे जो ऊपर की ओर चलेगा ये चलेगा वर्टिकल। यानी क्योंकि हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर में भी तो क्या, मैंने पहले ही बताया था कि एटमॉस्फेरिक लेयर में क्या है, वो अलग अलग प्रेशर ग्रेडियंट है। जैसे ये इसको समझो, इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है, ये हाइट पे है और ये कम हाइट पे है। तो मैंने बताया जो भी हाइट पे होगा यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर क्यों होगा, ग्रेविटेशन की वजह से। और यहाँ पे नीचे हाई प्रेशर होगा, तो इसका मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलनी चाहिए। चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है ये वर्टिकल वाला जो है, ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो यूजुअली ऐसे चलने वाले प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स से ज्यादा होता है। क्लियर बात है। कैसे होता है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो कई फैक्टर काम करेंगे। एक तो फैक्टर काम करेगा, जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, तो उससे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज्यादा हाई होगा। दूसरा ग्रेविटेशन की वजह से होगा। तो इस ये जो इफेक्ट करने वाले कारण जो है वो ज्यादा होने की वजह से जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो ज्यादा होता है। ठीक है, इसको हम अच्छे से विंड में समझेंगे, वहां पे विंड वाला एक अलग से चैप्टर आएगा कि जो वर्टिकल विंड है और हॉरिजॉन्टल विंड है इनमें डिफरेंस कैसे होता है उस पर समझेंगे। ठीक है, कुल मिला के अभी ये ध्यान रख लो कि जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो ज्यादा होता है किसके मुकाबले, हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट के मुकाबले। ठीक है, क्लियर है। यहां से नेक्स्ट देखो, ये मैं पहले बता चुका हूं कि आपको एयर जो है वो हमेशा ब्लो करेगी कहां से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ऐसे ये हाई प्रेशर एक है, यहां से लो प्रेशर की ओर ऐसे हवा चलेगी। ठीक है, ये मैं बता चुका। नेक्स्ट देखो, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहला मॉडल देखते हैं जिसको हम थर्मल मॉडल या फिर यूनिसेलुलर मॉडल कहते हैं। ये क्या है, देखो यूनिसेलुलर मतलब सिंपल सी बात है कि इसमें एक सेल। अब देखो कुल मिला के ऐसे समझना, कई ऐसे वैज्ञानिक या फिर एनवायरमेंटलिस्ट आए जिन्होंने ये डिसाइड करा कि अर्थ पे कुछ सेल बननी है। कैसे सेल बनी, इस एयर प्रेशर की वजह से। मतलब कुल मिला के एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये एक पैटर्न बनाता है, इनका कहने का मतलब ये था। कैसा पैटर्न, सबसे पहले जो है हेलियम हेडली दो लोग थे, इन्होंने एक मॉडल दिया जिसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर मॉडल या फिर इसको हम कह सकते हैं थर्मल मॉडल। ठीक है, इसमें क्या है, इन्होंने कहा कि इक्वेटर वाला इलाका दुनिया में सबसे ज्यादा हॉट है, गर्म है। और गर्म हमने क्या पढ़ा था, जहां पे गर्म होगा यहाँ से हवा ऊपर उड़ जाएगी, ऊपर उड़ने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा। जबकि इनने कहा पोल पे बहुत ज्यादा कोल्ड है, और कोल्ड होने की वजह से क्या होगा, हवा चिपकी रहेगी, यानी यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो इन्होंने कहा क्योंकि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, तो हवा ऐसे यहाँ से यहाँ की ओर चलती है। ठीक है, और फिर क्या होता है, जैसे यहाँ पे आएगी लो प्रेशर पे, देखो ऐसा समझो ना, ये लो प्रेशर एक एरिया है, तो यहाँ पे क्या है कि वर्टिकली हवा चल रही है ऐसे। क्यों, क्योंकि हवा गर्म होते ही ऊपर को तो उड़ेगी। नॉर्मल भी तो हमें ये पता है ना कि कोई इलाका है, गर्म होता है, गर्म होते ही हवा ऊपर उड़ती है, जलवाष्प बनता है, वाटर वेपर बनता है, ऊपर जाके बादल बनाता है और बारिश कराती है। तो इक्वेटर पे ये कंडीशन चल रही होगी। तो जैसे यहाँ पे वर्टिकली ऐसे हवा चल रही होगी और नीचे हॉरिजॉन्टल से ऐसे हवा यहाँ पे आएगी, तो क्या होगा, जैसे जैसे अब इसको ध्यान समझना, मैं क्या बता रहा हूँ, ये इक्वेटर वाला इलाका है, ये पोल वाला इलाका है। ठीक है, यहां से हवा चल रही है ऐसे, और यहां से हवा चल रही है ऐसे। और ये हवा जो ऊपर चल रही है एक लिमिट की, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर को जाएगी टेम्परेचर कम होता जाएगा इस हवा का, और टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता जाएगा यहाँ ऊपर जाके ठंडी हो जाएगी। अब ये हवा जब ठंडी हो गई तो इनका कहने का मतलब ये था, ये जो कहना चाह रहे थे कि जैसे ये हवा वर्टिकली कहाँ की ओर, सॉरी हॉरिजेंटली इक्वेटर की तरफ चल रही है, वैसे ही स्ट्रेटोस्फीयर में यानी समताप मंडल में, यानी 10-15 किलोमीटर ऊपर जो है, ये हवा यहाँ से जो ठंड, क्योंकि हवा ठंडी हो गई है ऊपर, यानी यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया है, यहाँ से इसी 10-15 किलोमीटर ऊपर जो है ऐसे चलेगी किसकी ओर, पोल की ओर, और यहाँ पे ये पोल पे नीचे ऐसे बैठ जाएगी। क्या हुआ, फिर से दोबारा से प्यार से समझो इसको। पोल था, पोल ठंडा था, ठंडा था इसका मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर था, और यहाँ पे इक्वेटर था, यहाँ पे लो प्रेशर था। मैंने पहले ही बताया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलने लगेगी ऐसे ही। और यहाँ पे लो प्रेशर पे क्योंकि यहाँ पे हवा गर्म हो गई है, तो हवा ऊपर उड़ने लगेगी, ऊपर उड़ते उड़ते ठंडी हो गई, ठंडी हो की वजह से क्या हो गया, इसका बिल्कुल शांत हो गई, शांत हो गई तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाई प्रेशर हो गया।
ठीक है, यानी ऊपर जैसे यहाँ पे सरफेस पे नीचे लो प्रेशर है इक्वेटर पे, तो 10-15 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद जो हवा ठंडी होगी उसकी वजह से वहां पे हाई प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, अब हो क्या रहा है, इनका कहने जो हेडली और हेडली थे ये कह रहे थे कि 10-15 किलोमीटर ही हवा ऊपर ही, मतलब हवा ऐसे चलने लग जाती है किस तरफ, पोल की तरफ, और ये फिर हवा ऐसे नीचे की तरफ बैठेगी, जिसकी वजह से ये पूरी एक सेल बनेगी। यानी वो कह रहा है ऐसे हवा चल रही है इक्वेटर की तरफ, और यहाँ से ऊपर यानी 15 किलोमीटर के ऊपर आसपास चल के हवा ऐसे वापस से ऊपर यहाँ चली जा रही है। इसको एक सेल कह रहे हैं। और क्योंकि पूरी एक ही सेल बन रही है, इसलिए इसको ये यूनिसेलुलर मॉडल कह रहे हैं। एक ही सेल, मतलब एक सेल यहाँ बनी, एक सेल यहाँ बनी, क्योंकि ये एक ही सेल है तो इसको दो नहीं मानते, मतलब सेल एक ही है और एक ही तरीके से बन रही है, तो ये यूनिसेलुलर मॉडल है, जिसको ये हेडली सेल कह रहे थे। बात समझ में आई क्या था, कैसे था, बता देता हूँ एक बार। ठीक है, यूनिसेलुलर मॉडल है, आप ऑलमोस्ट समझ चुके हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि प्रत्येक गोलार्ध में, यानी ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये है, सदर्न हेमिस्फीयर ये, यानी दोनों में क्या है, कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर सेल है, यानी ऐसी सेल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सेल है ऐसी वाली। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हम भूमध्य रेखा से ऊपर उठती है हवा, इक्वेटर से ऊपर उठती है, ये हम समताप सीमा पर मीजोपॉज में, सॉरी स्ट्रेटोपॉज मैंने बताया था, यानी 10-15 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद क्या करती है, करीब ध्रुव की तरफ ऐसे हवा उल्टा जाने लगती है ऐसे। ठीक है, और फिर ध्रुव पर जाके ये नीचे बैठती है, यहाँ पे नीचे बैठती है, और जमीनी स्तर पर ये वापस हवा ऐसे आना शुरू करती है, तो ये एक पूरा सेल बन जाता है, जिसको यूनिसेलुलर यानी हेडली सेल कह रहे थे। ठीक है, इसको हेडली सेल ये कहते हैं। क्लियर हो गया बात। ठीक है, क्या है मॉडल समझ में आ चुका है। अब देखो इसकी कमियां क्या है। प्रॉब्लम इसमें यह है, पहली बात तो इसमें कोरियलिस फोर्स को अनदेखा किया गया। कोरियलिस फोर्स क्या है अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे, फिलहाल इसमें कोरियलिस फोर्स इन्होंने ऐड नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने पूरे पृथ्वी की सतह को एक जैसा मान लिया। इन्होंने कहा कि यहाँ से इक्वेटर से लेकर पोल तक सारी सरफेस एक जैसी है, क्योंकि और सारी चीजें भी तो है ना जो इफेक्ट करेंगी एयर प्रेशर को, जैसे ऊंचाई है, रेगिस्तान है, कोल्ड प्लेस है, गर्म प्लेस है, या फिर फॉरेस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं जो इफेक्ट करेगी। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरे एरिया में एक ही प्रेशर हो, ऐसे ही हवा आएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका ये कमी ये थी। और ये बहुत भी सामान्य मॉडल का मतलब बहुत ही एक बेसिक मॉडल है, जो है इसमें ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं है। तो इसका मतलब एक सिंपल सादा ये मॉडल इन्हें बताया, लेकिन और तो इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये समझ में आया जो है अगला मॉडल में हमारे, जिसको हम कहते हैं ट्राई सेलुलर मॉडल ऑफ फेलर, यानी फेलर का त्रिकोशिकी मॉडल। इसमें इसने इस कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व किया और इसकी जो जो कमियां थी उसको सामने ला। ठीक है, यानी इसमें 3 सेल इसमें बताई, कौन कौन सी सेल है वो बाद में पढ़ेंगे। हाँ, पहले हमें ये समझना होगा इस पूरे मॉडल को समझने के लिए कि अर्थ पे कौन कौन सी एयर प्रेशरिक बेल्ट है। ठीक है, एयर प्रेशरिक बेल्ट क्या है इसको पहले समझो, पहले ये समझ लेते हैं एयर प्रेशरिक बेल्ट क्या है, फिर समझेंगे कौन कौन सी बेल्ट है कैसे कैसे। ठीक है, ध्यान से देखो, हम ये पढ़ चुके हैं कि अलग अलग टेम्परेचर की वजह से अलग अलग जो है एयर प्रेशर बनता है। ठीक है, इसके अलावा भी हमने पढ़ा कि एयर प्रेशर को बहुत सारी चीजें और भी इफेक्ट कर सकती हैं, जैसे हाइट इफेक्ट कर सकती है, और उसके अलावा हमने ये पढ़ा कि जलवाष्प इफेक्ट कर सकता है, बहुत सारी चीजें जो इफेक्ट करती हैं। ठीक है, आप इस चीज को नोटिस करोगे कि जैसे सूर्य अगर आया तो इस पूरे वाले इक्वेटर वाले रीजन पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट एक जैसा ही होगा। ठीक है, ये 0 से 10 डिग्री 10 डिग्री के बीच, मतलब जो एक क्या नाम है, लेटीट्यूड है। ठीक है, जो जो अक्षांश है या लेटीट्यूड है, 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के बीच, लेटीट्यूड के बीच, ये पूरा इलाका लगभग एक जैसा यहाँ पे टेम्परेचर होगा, चीजें भी एक जैसी होंगी, ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा। तो इसीलिए ये मान लिया जाता है, क्योंकि देखो ये मॉडल है, मॉडल हकीकत नहीं होती, लेकिन मॉडल जो है ऐसा मान लो कि 80 to 90% ठीक होता है। ठीक है, ऐसा कुछ समझ लो। तो इन्होंने ये मान लिया कि इस इलाके में क्योंकि एक जैसा टेम्परेचर है, सूर्य एक जैसा एक टाइम पे एक जैसे रहता है, तो इसलिए इस पूरे इलाके में जो है एक जैसी चीजें होंगी, मतलब एक जैसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो ये एक बेल्ट मान ली गई, इसको कह दिया गया इक्वेटरी लो प्रेशरिक बेल्ट। लो प्रेशर क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो लो प्रेशर होता है, तो ये लो प्रेशर है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग चीजों को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी पर अलग अलग बेल्ट बना दी गई। मतलब इस पूरी बेल्ट में, बेल्ट पहले बनाई कैसे गई, लैटिट्यूड के बेस पे, कि इन लैटिट्यूड पे क्या है कि सेम टेम्परेचर या सेम एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, तो यहाँ पे इस पूरे इलाके में जो है क्या होगा, जो एयर प्रेशर है वो सेम होगा। इस वजह से जो एयर प्रेशर बेल्ट बना दी गई अलग अलग। ठीक है, जैसे यहाँ पे इक्वेटरी लो प्रेशरिक बेल्ट बना दी गई, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशरिक बेल्ट बना दी गई, सब पोलर लो बना दी गई, पोलर हाई, मतलब इन इलाकों में एक जैसी बेल्ट बना दी गई, किस बेस पे, लैटिट्यूड के बेस पे। ठीक है, और ये मान लिया गया कि इन इलाकों में क्या है, लगभग लगभग सेम एयर प्रेशर रहता है। क्लियर हुई बात। एयर प्रेशरिक बेल्ट क्या है, लैटिट्यूड के बेस पे कुछ ऐसी बेल्ट ड्रॉ कर दी गई, कुछ ऐसे एरिया ड्रॉ कर दी गई जिनमें ऑलमोस्ट एयर प्रेशर सेम रहता है, और उन्हीं को एयर प्रेशरिक बेल्ट कह दिया गया।
क्लियर बात हुई। टोटल कितनी बेल्ट बनाई गई अगर इनको काउंट करो तो एक बेल्ट ये है, दो ये है, तीन, चार, पांच, छह, सात। तो टोटल कितनी बेल्ट होती है? 7 बेल्ट होती है। कौन कौन सी होती है, कैसे कैसे होती है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो कुल मिला के अक्षांश पर वायुमंडलीय दाब के वितरण को दाब का वैश्विक क्षैतिज वितरण कहा जाता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं। पृथ्वी की सतह पर अलग अलग 7 बेल्ट है। कौन कौन सी है वो नाम में, और धीरे धीरे हम एक एक करके सबको भी हम पढ़ने वाले हैं। कुल मिला के एयर प्रेशर बेल्ट क्या है, कैसे कैसे बनती है, यह हमने समझ लिया। ठीक है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहली बेल्ट जो है वो है इक्वेटर लो प्रेशरिक बेल्ट। इसका सिंपल सा सादा लॉजिक है कि ये, इसको देखो यहाँ पे जो डिग्रियां दी गई है ना, ये अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग किताबों में बहुत अलग अलग है। ये कहीं पे 10 डिग्री दी गई है, कहीं पे 8 दी गई है, कहीं पे 5 दिया गया है। अब देखो ऐसा क्यों किया गया है। देखो ऐसा समझो, मैंने पहले भी बताया कि ये एक सिर्फ मॉडल है। मॉडल रियलिटी से मिलता जुलता है, पहली बात। दूसरी बात, अर्थ बहुत कॉम्प्लेक्स है। अर्थ इतना सिंपल नहीं होता कि 10 डिग्री तक एक जैसा होगा अचानक से फिर अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको पता है ना कि जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में भी कुछ रेंज पे अलग टेम्परेचर, कहीं पे अलग टेम्परेचर होता है, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कुछ इसको 5 डिग्री मानते हैं, कुछ 10 मानते हैं। इस तरीके से अलग अलग बुक में अलग अलग दिया जा सकता है। तो इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप वैसे ही टिक करना। क्लियर हुई बात? ठीक है। कुल मिला के इसमें क्या है, पूरे साल यहाँ पे सन जो है परपेंडिकुलर रहता है, तो इस पूरे इलाके में टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। और हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैंने बताया था ना। इसको ध्यान रखना, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। यानी उल्टा होता है, टेम्परेचर ज्यादा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, और टेम्परेचर कम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर, अब मैं ये भी मैंने समझा दिया था कि कैसे होता है, कि यहाँ पे गर्म होने की वजह से हवा ऊपर उड़ जाती है, हवा कम हो गई तो प्रेशर लो हो गया। ठीक है। यहाँ पे लो प्रेशरिक बेल्ट हो गई। तो इसमें तो कुछ समझने वाली बात नहीं है। तो सिंपल सी बात है, 0 डिग्री से भूमध्य रेखा पर कम दबाव की यह कम दबाव की बेल्ट भूमध्य रेखा के पास 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में फैली हुई है। उत्तर दक्षिण समझ लीजिए ना, ये 0 है, नीचे इसका सदर्न लैटिट्यूड है और ऊपर नॉर्दर्न लैटिट्यूड है। ठीक है, ये वाली सिर्फ इतनी बात कह रहा है। और यहाँ जो है सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों के कारण तीव्र गर्मी होती है, परपेंडिकुलर रेज होती है तो तीव्र गर्मी होगी। और वायु जो है ऊपर उड़ जाती है, ऊपर उड़ने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, निम्न एयर प्रेशर जनरेट होता है। इतना हम समझ चुके हैं। ठीक है। अब इसको समझना है, कम दबाव वाली बेल्ट को इसको डोल ड्रम भी कहा जाता है, क्योंकि यह बिना किसी हवा के शांत होता है। अब इसको ध्यान से समझो, मैंने क्या समझाया था आपको। मैंने ये बताया था कि जब भी लो प्रेशर होगा तो यहाँ पे बहुत तेजी से हवा ऊपर उड़ेगी। ऊपर उड़ने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे वर्टिकल क्या होगा, जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, वो ज्यादा होगा किसके मुकाबले? हॉरिजॉन्टल के मुकाबले। हॉरिजॉन्टल तो समझ रहे हैं ना, अब जो सीधी हवा है वो उसके मुकाबले जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा। इसलिए यहाँ पे ये वाली हवा फील ही नहीं होती, और ये तो फील हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए जो इस पूरे इलाके में जो है हवा नहीं लगती है, बिल्कुल शांत होता है मौसम। यानी यहाँ पे तूफान और ये सब बहुत कम प्रतीत होते हैं, इसीलिए इसको डोल ड्रम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है डोल्ड्रम? क्योंकि यहाँ पे हवाएं बहुत कम चलती हैं। क्यों चलती है? क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज्यादा होता है। क्लियर है? पहली एयर प्रेशर बेल्ट हम समझ चुके हैं। दूसरा समझो, दूसरी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान से समझो। देखो ये वाली बेल्ट बेसिकली 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्दर्न लेटीट्यूड, और यहाँ 30 डिग्री से 35 डिग्री सदर्न लेटीट्यूड के बीच फैली हुई है। ठीक है, 5 डिग्री कहीं कहीं पे इसको 30 से 40 या फिर 38 ऐसा दिखा सकते हैं। ठीक है। अब ये बेल्ट थोड़ी सी अलग तरीके से बनी हुई है। अलग तरीके से कैसे? इसको ऐसे समझो, इस वाली पिक्चर से समझना है इसको। देखो हमने ये समझा कि इक्वेटर से हवा ऊपर उड़ गई क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर था। ठीक है। फिर मैंने ये भी बताया था कि आप यूनिसेलुलर मॉडल याद करो हेडली का। वो क्या कहता था कि यहाँ से उड़ने के बाद जैसे जैसे हवा ऊपर गई तो यहाँ हवा ठंडी हो गई। ठंडी होने की वजह से ये यहाँ पे क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया। और ये हवा धीरे 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 कहाँ की ओर शिफ्ट होना शुरू हुई, इधर पोल की तरफ आना शिफ्ट हुई। ठीक है। लेकिन वो कहता था कि सीधे पोल चली जाती है, ये मॉडल कहता है कि पोल नहीं जाती, बल्कि ये 30 से 35 डिग्री में वापस नीचे बैठती है, ऐसे नीचे बैठती है। ठीक है। अब जब ये हवा नीचे बैठ रही है तो देखो उल्टा हो गया ना, हवा जैसे ऊपर उड़ रही थी तो हवा यहां से कम हो गई, कम हो गई तो लो एयर प्रेशर हो गया। ठीक है, लो एयर प्रेशर हो गया। लेकिन जहां पे हवा इसका उल्टा, जस्ट ऊपर उड़ रही तो लो एयर प्रेशर, नीचे बैठेगी तो हाई प्रेशर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? इसीलिए इस इलाके में इस हवा के नीचे बैठने की वजह से इन इलाकों में क्या होता है, हाई एयर प्रेशर होता है, और इस पूरी बेल्ट को कहते हैं ट्रॉपिकल हाई प्रेशरिक बेल्ट। क्लियर हुई बात? कैसे होता है? हवा के नीचे बैठने की वजह से होता है। ठीक है। तो यह भूमध्य रेखा से लगभग 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण में वह क्षेत्र है जहां आरोही हवा
भूमध्यवाही धाराएं उतरती हैं, यानी जो इक्वेटर एरिया से जो हवा जा रही है वो नीचे उतरती है। इन इलाकों में हाई प्रेशरिक बेल्ट, हाई प्रेशर क्रिएट होता है, इसलिए इसको हाई प्रेशरिक बेल्ट कह रहे हैं। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट या पेटी भी कह देते हैं इसको, ठीक है। ठीक, यह जो है हाई प्रेशरिक बेल्ट है और इसे अश्व अक्षांश कहता है। इतना तो समझ चुके हैं हम, तो ठीक है, अब तक इतना तो हम जान चुके हैं। अब नेक्स्ट देखो कि इसे अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। ये क्या है हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। पहली बात तो इसको ऐसे ध्यान रखना कि इसको हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कई सारी कहानियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो कहीं पूछी जाने वाली है नहीं। फिर भी ऐसा ऐसा मोटा समझ लो आप कि ऐसे देखो, जैसे यह है, या हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। आपको पता है कि हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की ओर ऐसे चलेगी, ठीक है। तो पहले से बताया जाता है, जैसे ये इंडिया है, तो जैसे कुछ कंट्रियां, जैसे यहाँ से अगर इंडिया की तरफ आपको जाते थे, तो यहाँ से क्या करते थे, शिप में, जहाज में घोड़ों को लेकर जाते थे ये लोग। तो जब यहाँ पे जाएंगे, हॉर्स लैटिट्यूड के पास यहाँ पे जाएंगे, जैसे जैसे इस तरफ बढ़ेंगे, तो इनको तेज हवा उल्टी प्रतीत होती थी, ठीक है, इनको जो पीछे धकेल रही होती थी। तो ऐसे में क्या करते थे, ये जहाज डूब ना जाए, इसलिए इन घोड़ों को पानी में फेंक देते थे, ठीक है। तो इस वजह से इसका नाम यहाँ पे हॉर्स लैटिट्यूड पड़ गया। ऐसी कुछ कहानियां हैं, तो कहानी इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से हवाएं भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, यहाँ से हवा नीचे की ओर चलती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, तो कुल मिला के हम समझ चुके हैं, दो बेल्ट तो हम समझ चुके हैं, इक्वेटोरियल लो समझ चुके हैं, सब ट्रॉपिकल हाई समझ चुके हैं। नेक्स्ट हमें समझना है सब पोलर लो प्रेशरिक बेल्ट। अब देखो ये क्या है, पहली बात तो ये जो बेल्ट है वो लगभग लगभग 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में बैठी है। इसमें कुछ अलग ही दिया है, इनके डिग्री को याद मत करना, जो मैंने इस नोट में दिया है उसको ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ पे 60 से 70 भी दिया है, कहीं पे 60 से 65 भी लिखा होता है। इसको ध्यान में रखना कि अलग अलग हो सकता है, वेरिएशन इसमें कई जगह होता है, ठीक है। एक वेरिएशन का कारण ये भी है, क्योंकि हम बाद में इसको पढ़ेंगे कि ये बेल्ट जो है शिफ्ट होती रहती है, मतलब ये बेल्ट थोड़ी ऊपर को और नीचे को आती रहती है। ये हम अगले कुछ चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, कि ये बेल्ट कैसे मानसून में इसको पढ़ेंगे, थोड़ी ये ऊपर नीचे जाती रहती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो कुल मिला के 60 से 70 के बीच जो है स्थित है, यहाँ पे इलाके में। और इसको जो है सबपोलर लो यानी परिध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के रूप में जाना जाता है, यानी कुल मिला के इस पे लो प्रेशर है। अब ये भी ध्यान रखना कि ये एक दूसरे के, मतलब एक तरीके से एक के बाद एक जो है हाई लो करके है। जैसे ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ऐसे ये लो है, ये नीचे हाई है, फिर लो है, हाई है, ठीक है। ऐसे जो है एक के बाद एक है, तो इसको ऐसे ही ध्यान रखिए। अब ये सबपोलर लो क्यों है, देखो पहली बात तो इस चीज को समझो, इस पिक्चर में फिर से वापस जाते हैं हम, इसको समझो। ये इक्वेटर था, यहां से हवा उड़ी और वापस से कहां बैठी, इधर हाई प्रेशर वाली 30-35 वाली बेल्ट में बैठ गई, ठीक है। अब ये हाई प्रेशर है, यहाँ से दोनों ओर हवाएं जाएंगी, एक इक्वेटर की तरफ आती है, एक यहाँ की तरफ जाती है, ठीक है। अब ये हवा जो है कैसी है, गर्म हवा है, क्योंकि ये कहां से, सब ट्रॉपिकल एरिया से जा रही है। और दूसरी साइड आप देखोगे कि ये एक हवा पोल से आ रही है, यानी ये ठंडी हवा है। ठंडी और गर्म हवा इन इलाकों में मिल जाती है, मीट करती है, तो एकदम से हवा जैसे ठंडी और गर्म मिलेंगी, तो गर्म हवा एकदम से ऊपर उड़ती है। और जैसे जैसे हवा ऊपर उड़ेगी, आपको पता है क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, पहली बात, ठीक है। तो पहला कारण तो ये हो गया कि ठंडी हवा और गर्म हवा मिलेंगी, तो हवा एकदम से ऊपर उड़ेगी, और हवा खाली हो रही है, तो इसलिए प्रेशर लो हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इस पे इफेक्ट पड़ता है कोरियलिस फोर्स का। अब कोरियलिस फोर्स क्या है, देखो कोरियलिस फोर्स क्या है, इसको समझना, पहले कोरियलिस फोर्स को ध्यान से समझना। देखो आपको ये पता है कि अर्थ जो है गोल गोल घूमती है, ठीक है, ये कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ऐसे घूमती है इधर को, ठीक है। तो अर्थ जो है घूर्णन की वजह से जैसे जैसे घूमती है, अब मैंने बताया जब पंखा घूमता है तो हवा जनरेट करेगा, वैसे अर्थ घूमती है तो एक फोर्स जनरेट करता है। अर्थ के घूमने की वजह से जो फोर्स जनरेट हो रहा है, उसी को हम कोरियलिस फोर्स कह रहे हैं। अब ये चीजों पर अलग अलग तरीके का इफेक्ट करता है। देखो यहाँ पे इस वाले इलाके में अर्थ की घूमने की स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। और पोल पे अर्थ की घूमने की स्पीड कम होती है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, मैं जिसको इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे कम है। अगर यहाँ से कोई चीज मान लिया जाए ऐसे मूवमेंट कर रही है, ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है, ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। कोई चीज मूवमेंट कर रही है, तो यहाँ पे क्योंकि ये बहुत तेजी से घूम रही है, तो यहाँ से जब निकल गई, तो अब यहाँ पे होगा क्या, बॉल मान लो, चलो एक बॉल मान लेते हैं हमने। एक बॉल जो है, मान लेते हैं एक हम बस पे हैं, एक बस यहाँ पे चल रही है और एक बस यहाँ पे चल रही है, ठीक है। ऐसे से आपको समझ में आएगा, ये बस है और यहाँ पे इस बस की स्पीड जो है ये 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब यहाँ से हम एक बॉल इसमें फेंकते हैं, फेंकी। अब ये तो बहुत तेज जा रही थी, ठीक है, लेकिन ये जो है क्या है, ये कम स्पीड से जा रही है। तो जब भी क्या होगा, हम इसको फेंकेंगे,
फेंकेंगे तो ये बॉल इस बस पे न जाके, पहले तो हालांकि एक ही जगह, एक ही ऐसे जा रही थी, एक सेम जगह से थी, लेकिन जब हम इस बॉल को फेंकेंगे तो ये बॉल इस बस पे न जाके इससे आगे गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि ये बहुत स्पीड से जा रही थी ना, इसका मोमेंटम इसको आगे की तरफ ले जाएगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? होगा। ऐसे ही क्या होता है, क्योंकि ग्रेविट यहाँ पे जो कोरियलिस फोर्स है वो क्या होता है, जैसे जैसे हम पोल की तरफ, ठीक है सॉरी, इस पे क्या होता है कि क्योंकि ये मैक्सिमम स्पीड से घूम रही है, तो अगर कोई चीज यहां से ऊपर की तरफ जा रही हो तो ये ऊपर न जाके, सीधा न जाके ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। किस वजह से? इस कोरियलिस फोर्स की वजह से। ठीक है। कुल मिला के कोरियलिस फोर्स जो है, हवा अगर कोई भूमध्य रेखा से पोल की तरफ उत्तरी गोलार्ध में अगर ऐसे मूवमेंट पे है, तो ये अपनी दाईं ओर इसको विक्षेपित कर देती है। क्या? कोरियलिस फोर्स। और अगर ये नीचे को आ रही है तो बाईं ओर विक्षेपित करती है। अब बाईं ओर क्यों करती है भाई? सेम यहाँ पे लगा लो, ये बस है और यहाँ पे भी एक बस है, यहाँ से आप बॉल फेंकेंगे आप, तो ये बॉल अगर फेंकेंगे तो ये क्या होगी, ये इस पे न जाके थोड़ी आगे की तरफ चली जाएगी। आगे का मतलब ये जाना इसको कहाँ था? सीधा जाना था, और ये कहाँ की तरफ चली गई? लेफ्ट की तरफ चली गई। समझ में आई? तो कुल मिला के कोरियलिस फोर्स क्या है? अर्थ के मूवमेंट की वजह से कोरियलिस फोर्स है। और ये क्या करता है? ये जो है चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। कैसे? अगर हम भूमध्य रेखा से नॉर्थ हेमिस्फीयर में, अगर भूमध्य रेखा से पोल की तरफ कोई चीज गति में है तो इसे राइट की तरफ मोड़ देती है, और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में है तो उसे लेफ्ट की तरफ मोड़ देती है। ठीक है। इसका मैंने बहुत अच्छे से 3D एनिमेशन में समझाया है। मैं इसमें जो है आपको इस वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा, और ऊपर आई बटन में भी आ जाएगा आपको, तो उसे एक बार देख लेना, बहुत अच्छे आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है। कुल मिला के हम समझ चुके हैं कि कोरियलिस फोर्स जो है क्या करता है, इफेक्ट करता है। एक चीज में और समझना, कोरियलिस फोर्स इक्वेटर पे 0 होता है और पोल पे मैक्सिमम होता है। यानी इक्वेटर से पोल की तरफ हम जैसे जैसे जाएंगे कोरियलिस फोर्स बढ़ता जाएगा। अब ये क्यों मैंने बताया? क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है, यहाँ पे कोरियलिस फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस वाले एरिया में जो हवाएं हैं वो चल रही हैं, तो ये हवा क्या कर रही है, जैसे जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ से नहीं, इसमें तो मैंने बताया था, देखो मैंने क्या बताया कि ये हवा क्या करी जा रही है, कहाँ की ओर? पोल की तरफ जा रही है। तो इस हवा को क्या करता है, ये जब हवा जा रही है, कोरियलिस फोर्स इसको क्या करता है, मूवमेंट करा देता है, जिसकी वजह से तेजी से घूमते हुए ऊपर उठ जाती है। कुल मिला के इस इलाके से हवा ऊपर उठने की वजह से ये इलाका क्या हो जाता है, हवा से खाली हो जाता है, जिसकी वजह से ये लो प्रेशर बनता है। इसको इसलिए इस बेल्ट का नाम है परिध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, या सर्कमपोलर लो प्रेशरिक बेल्ट कहते हैं। क्लियर है? तो ये बेल्ट है। यहां से कुछ कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में मुझे पूछ लेना। ये बेल्ट जो है दोनों गोलार्ध में 60 डिग्री से 70 डिग्री के बीच स्थित है, और इसे परिध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के रूप में जाना जाता है। ये क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवरोही हवा दो भागों में जब बढ़ जाती है, मैंने बता दिया था आपको कि यहाँ से हवा दो भागों में बढ़ती है। एक जो है भूमध्य रेखा की तरफ जाएगी ऐसे, और एक पोल की तरफ जाएगी। ठीक है। दूसरा भाग परिध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ बढ़ता है, और ध्रुवों से बहने वाली ठंडी हवा भी इस तरफ आती है, ठंडी और गर्म हवा मिलती है, जिसकी वजह से हवा ऊपर उड़ जाती है। इस वजह से यहाँ पे लो प्रेशर होता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोरियलिस फोर्स हमने समझ लिया। अब इस वाली बेल्ट को समझ, ये समझ लिया। अब लास्ट बेल्ट हमने समझनी है, पोलर हाई हाई प्रेशरिक बेल्ट। तो ये भी बहुत सिंपल है। जैसे इक्वेटर पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो हवा ऊपर उड़ के उड़ जा रही थी, तो लो प्रेशर होता था। तो वैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, कोल्ड है, कोल्ड होने की वजह से हवा ऊपर नहीं जाएगी, हवा सतह से चिपकी रहेगी, चिपकी रहेगी, तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा। इसलिए इस बेल्ट का नाम जो है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, यानी पोलर हाई प्रेशरिक बेल्ट है। क्लियर है? बहुत सिंपल। ठीक है। तो ये बेल्ट जो है 70 से 90 डिग्री बीच में स्थित है। ये मैंने बताया था, ये डिग्री अलग अलग हो सकती है। कई बेल्ट इसको 85 से या 80 से 90 डिग्री भी बताती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठंडी अवरोही हवा जो है ध्रुवों पर उच्च वायुदाब को जन्म देती है, मैंने बता दिया। और ध्रुवीय उच्च वायुदाब से इन क्षेत्रों को ध्रुवीय उच्च के रूप में जाना जाता है। ये मैंने कुछ बता दिया कि हाई प्रेशर बेल्ट होने की वजह से इसका नाम जो है हाई प्रेशरिक बेल्ट, पोलर हाई प्रेशरिक बेल्ट पड़ा। क्लियर है? तो हम सारी बेल्ट समझ चुके हैं। यही बेल्ट नीचे भी है, सब पोलर हाई है तो ये भी यही है, तो सेम कारण इसका नीचे भी है। सब पोलर लो है तो सब पोलर लो है, पोलर हाई है तो पोलर हाई है, मतलब सेम कारण इनका वही है। क्योंकि जैसा अभी तो हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर मॉडल में, अब हम ट्राइसेलुलर मॉडल पढ़ेंगे। जैसा सेल इसमें बनेगी वैसी सेल इसमें। ठीक है। तो हम बेल्ट हम क्लियर पढ़ चुके हैं। अब हमने पढ़ना है अपना जो ट्राइसेलुलर मॉडल है वो कैसे बनता है। यहाँ पे ध्यान से समझो, ये इक्वेटर है। इसमें मैंने बताया हवा ऊपर उड़ जाती है। ठीक है। और हवा ऊपर उड़ने के बाद मैंने बताया 30-35 पे नीचे बैठती है, यहाँ बैठती है। और इस 30-35 पे हाई प्रेशर बेल्ट है, तो ये लो प्रेशर की ओर, यही तो मैंने बताया था, हवा हाई प्रेशर से लो की ओर बढ़ती है। तो ये हवा हाई से लो की ओर यानी इक्वेटर की तरफ जाती है। तो ये देख रहा है एक सेल बन गई, इस सेल का नाम हो गया हेडली सेल।
दूसरा इस आई से मैंने ये भी बताया था कि पोल की तरफ भी हवा जाती है, मतलब दो तरफ जाती है ना, एक लो की यहाँ की तरफ, ये यहाँ की तरफ। तो ये गई, और क्योंकि ये लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ से हवा ऊपर उड़ती है, ठीक है। और यहाँ ऊपर जाने के बाद ये हवा फिर ठंडी होती है और फिर इसके नीचे बैठ, मतलब इसी ऊपर, यानी जो हाई है इस हाई प्रेशर के ऊपर बैठती है, और फिर एक सेल और बन जाती है जिसको कहते हैं फेरल सेल। फिर इसी ये लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ से हवा ऊपर उड़ रही है, लेकिन पोलर पे हाई प्रेशर बेल्ट है, हाई से लो की तरफ, यानी यहाँ से हाई से इस लो की तरफ हवा आई, और यहाँ क्योंकि लो है तो यहाँ हवा ऊपर उड़ेगी, और यहाँ से फिर एक नीचे बैठेगी, एक सेल ये बन जाएगी जिसको हम पोलर सेल कहते हैं। तो ट्राई सेलुलर मॉडल जो है ये अर्थ की एयर प्रेशर की बेल्ट के अकॉर्डिंग बनता है। 3 सेल बनती हैं, हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। अगर आप इस टॉपिक को और थोड़ा अच्छे से समझना चाहते हैं, तो मैंने इसी को मैंने 3D एनिमेशन के तहत एयर प्रेशर बेल्ट वाली एक 3D एनिमेशन करके एक वीडियो बनाई है, तो उसका लिंक मैं भी दे दूंगा, उसको भी इसके समझना, बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। एक वीडियो और आपको इसमें होगी, मैं सारी लिंक नीचे दे दूंगा, जिसमें है आपको समझना है अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड। एक मैंने अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड करके मैंने एक जो है यहाँ पे क्या बनाई है, एक वीडियो बनाई है, बहुत छोटी वीडियो बनाई है, इसको भी आप देखना, मैं इसकी लिंक भी डाल दूंगा। ये इसको ना वहाँ ध्यान से समझना उसको, क्योंकि ये एक वीडियो में ना उतना मैं मतलब कॉम्प्लेक्स चीज बताऊंगा, आपके समझ में नहीं आएगा, इसको समझना तब जाके ये टॉपिक आपका क्लियर हो पाएगा, ठीक है। आई नो यहाँ से डाउट होंगे, जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसका ऑब्वियसली यहाँ से डाउट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, ये एकदम से समझ में नहीं आती। इसको एक बार दो बार आप पढ़ोगे, अलग अलग वीडियोज में पढ़ोगे, अलग अलग तरीके से पढ़ोगे, बुक्स में पढ़ोगे, तो आपको क्लियर हो पाएगा, ठीक है। कुछ डाउट होगा मुझे कमेंट में लिख देना, मैं उसको और क्लियर आपका करा दूंगा। आपका एफर्ट जरूरी है, मैं अकेला एफर्ट करूंगा तो आप नहीं सीख पाएंगे, आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी कंफ्यूजन होगा उससे आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं उसको बताऊँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये हमारा जो चैप्टर है इसको कंप्लीट हो जाता है इससे। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कंप्लीट हो गया, जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके रिगार्डिंग में मैंने एक छोटी और वीडियो बनाई है, उसको भी मैं लिंक आपको नीचे में दे दूंगा, उसको भी आप अच्छे से देख लेना, आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमने लोकल एंड सीजनल विंड पढ़ना है, इसमें हम मानसून भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर भी हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप चीजें इंजॉय कर रहे होंगे। आप एफर्ट करिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप एफर्ट करेंगे तभी आपकी चीज़ें समझ में आएगा, मेरे एफर्ट करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, मुझे ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में हेल्प कीजिए, क्योंकि जितना आप इसको फैलाएँगे, जितना ज़्यादा व्यूज़ आएँगे, मैं उतना और मोटिवेट होऊँगा, उतनी और अच्छी क्लासेस लेके आऊँगा, ठीक है। होप सो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे आगे बढ़ाइए, ठीक है। आज के लिए थैंक यू सो मच।